AK-47 एक ऐसा गन जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है और जाने भी क्यों ना यह गन सच में इतना खास है। तो एक नज़र इसके इतिहास के बारे में समझो जो कि और भी खास होने वाला है। 1945 जब जर्मन और सोवियत संघ के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, तब जर्मन ने एक चीज़ को नोटिस किया कि ये जितने भी लड़ाई या मुठभेड़ हो रहे हैं ये सभी 300 मीटर के दायरे में ही हो रहे हैं। तो इसी के बेसिस पर इन्होंने अपने आर्मी के लिए STG-44 राइफल को विकसित किया, जो कि सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर ऑपरेट होता था। और इसमें यूज होने वाला बुलेट 7.92 mm का था, जो कि काफ़ी हैवी बुलेट था और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। तो इसी चीज़ को देखते हुए सोवियत सेना काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई और इन्हीं में से एक थे मिखाइल क्लाशनिकोव, जो कि एक सोल्जर थे, लेकिन 1941 के बाद इन्होंने अपना करियर वेपन डिजाइनर की तरफ शिफ्ट कर लिया। लेकिन इनको अपने सोवियत की सेनाओं के बारे में अच्छे से पता था। उनको ये पता था कि सोवियत की सेना में वेपन्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। ये कमी इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर 2 या 3 सेना में से किसी एक को ही राइफल दिया जाता था। इसलिए क्लाशनिकोव को एक ऐसा गन तैयार करना था जो ऑटोमेटिक हो और इसका प्रोडक्शन भी फास्ट होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल था जब ये गन काफ़ी सस्ता होता। तो इसी के बेसिस पर इन्होंने 1945 में वॉर के खत्म होने के बाद गन को बनाना स्टार्ट किया और 1947 में पहली बार इस गन को मिलिट्री के ट्रायल्स के लिए भेजा गया और फिर 2 साल के बाद AK-47 को ऑफिशियली सोवियत आर्मी के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। पर लोगों का ऐसा मानना था कि यह गन जर्मन के STG-44 राइफल का कॉपी है और देखने में यह लुक वाइज कुछ ऐसा ही लगता है, पर इन दोनों में काफ़ी असमानताएं थी, जैसे कि इसका कैलिबर, बैरल लेंथ और भी कई इंटीरियर पार्ट बहुत ही ज़्यादा अलग थे। और ऐसा भी नहीं है कि AK-47 के बनने के बाद यह तुरंत ही मार्केट में अपना पकड़ बना लिया। 1956 तक तो SKS, जो कि एक राइफल हुआ करता था, सोवियत सेना उस समय भी यही गन यूज कर रही थी AKM के होने के बावजूद, क्योंकि AK-47 उस समय तक इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ था। यहाँ पर AKM और AK-47 दोनों ही गन अलग है, क्योंकि AKM तो तब बना जब 1956 तक AK-47 का डिमांड उतना ज़्यादा नहीं था, तो इसमें कुछ अपग्रेडेड किए गए और इसका नाम भी अपग्रेड किया गया। AK-47 से इसका नाम AKM रख दिया गया और इन दोनों गन में काफ़ी असमानताएं हो गई, जैसे कि AKM का रेंज और AK-47 का रेंज, इन दोनों रेंज में काफ़ी अंतर है। तो इसलिए आप AK-47 और AKM इन दोनों को सेम ना समझें। और इसी के कारण 1956 के बाद AKM मार्केट में अपना पकड़ बनाने लगा और ये धीरे धीरे मिलिट्री और टेररिस्ट दोनों के लिए ही फेवरेट बन गया। पर अगर हम गन का बात कर ही रहे हैं तो हम इसके प्राइस और रेंज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। AK-47 का प्राइस इंडिया में अराउंड 81,000 है और AKM का प्राइस 49,000 से लेकर 98,000 तक वेरी करता है। और अगर आप AK-47 के इफेक्टिव रेंज के बारे में जानोगे तो वो 350 मीटर्स है और AKM का इफेक्टिव रेंज 400 मीटर है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में सेम टाइप का ही बुलेट यूज हो रहा है, जो कि 7.62 mm का है। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों के रेंज में कैसे अंतर आ रहा है इसे आप समझिए। देखिए, बुलेट का रेंज नो डाउट इसके कैलिबर पर ही डिपेंडेंट होता है, मतलब कि बुलेट का डायमीटर और इसके साइज पर डिपेंडेंट होता है। पर यहाँ पर तो इन दोनों का कैलिबर सेम है, इसलिए बुलेट का रेंज गन के बैरल के लेंथ पर भी डिपेंडेंट होता है। पर यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, इन दोनों का बैरल लेंथ भी सेम है। तो अब यह किस फैक्टर पर इसका रेंज वेरी कर रहा है, ये है गैस सिस्टम। बेसिकली गैस सिस्टम को आप ऐसे समझिए कि जब आप फायर करते हो तो बुलेट से निकलने वाला गैस का यूज फायरिंग पिन को रीसेट करने के लिए किया जाता है, ताकि अगले राउंड के लिए दूसरे बुलेट को यूज में लिया जाए। और गैस सिस्टम गन के रिकॉइल पर भी इफेक्ट डालता है। जितना बेहतर गैस सिस्टम होगा, गन का रिकॉइल उतना ही कम होगा। इसलिए AKM AK-47 के कंपेयर में कम रिकॉइल करता है और इसका रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।